नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे चीन से चुनौती और भारत की रणनीति पर। एशिया में एक भारत ही है जिसमें महाशक्ति बनने की क्षमता है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ सीमा विवाद के जरिए हमेशा भारत को परेशान करने की चुनौती देता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कई संधियां भी हुई हैं, लेकिन चीन लगातार इसकी अनदेखी करता रहा। 2011 से लेकर साल 2018 के दौरान चीन की ओर से भारत में घुसपैठ की तादाद हर साल कम से कम 200 से 460 के बीच रही। साल 2019 में तो यह संख्या 663 पर पहुंच गई थी। चीन की हर हरकत पर भारत उसे माकूल जवाब देता रहा है। चीन को उसकी हैसियत बताने में भी भारत कभी पीछे नहीं रहा। हालांकि चीन के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारत भी अपनी ओर से पूरी तैयारी में जुटा है। चीन को हर जवाब देने की रणनीति पर भारत काम भी कर रहा है। तोप, टैंकर और सेना की टुकड़ियां तेजी से बॉर्डर तक पहुंच सकें, इसके लिए सीमा पर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के सियांग में 100 मीटर लंबे क्लास 70 ब्रिज का उद्घाटन किया। इससे खुद रक्षा मंत्री ने सुरक्षा की तैयारी बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा माना। इस पुल की खासियत यह है कि यह पुल 70 टन तक का वजन सहन कर सकता है। इससे फायदा यह होगा कि सेना की टुकड़ियों के साथ ये भारी मात्रा में असलहा और बारूद भी लेकर जा सकेंगे और भारी भारी तोपें जैसे T-90 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और लड़ाई के दूसरे साजो सामान को सीमा क्षेत्रों में तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। सेना के विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे कंस्ट्रक्शंस का लक्ष्य यही होता है कि सैन्य टुकड़ियों को जल्द से जल्द युद्ध स्थल पर मूव किया जा सके। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीते 2 साल के भीतर सीमावर्ती इलाकों में 5,000 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तैयार हुए हैं। भूटान की ओर से भी डोकलाम जैसी हरकत चीन करता रहा है। ऐसे में हमें अपनी पूर्व और पश्चिमी दोनों ओर की सीमाओं पर ध्यान देने की जरूरत रही है। इसी दिशा में भारत तेजी से काम कर रहा है। भारत ने सरहदों पर यातायात और संचार माध्यम को बेहतर बनाने के लिए चीन पर एक स्टडी ग्रुप का गठन किया, जिसने 73 सड़कों की पहचान की जिन्हें इन इलाकों में बनाना था। इसे ही इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनमें से कुछ बन पाई, लेकिन कई में बहुत देरी हुई। इस काम में तेजी 2005 से 2009 के बीच आई। भारत के सीमावर्ती इलाकों में निर्माण का काम कई वजहों से प्रभावित भी रहा। सेना के मुताबिक जमीन अधिग्रहण, मौसम और भौगोलिक स्थिति इसकी वजह रही, लेकिन डोकलाम तनाव के बाद इस काम में फिर से तेजी आ गई है। सीमा पर आधारभूत ढांचे को भारत कितनी अहमियत देता है, इसका अंदाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी टुकड़ियां भारतीय इलाके में घुसकर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रही थी, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन से चुनौतियां तो है ही, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है और भारत की जो अपनी नीतियां हैं जो हर किसी से नहीं कही जा सकती, उसको लेकर अब तक क्या चीजें हैं जो भारत को मजबूत करती नजर आई हैं। और अक्सर यह कहा जाता है जो फैसले लिए गए हैं वो बहुत सख्त फैसले लिए गए हैं और दुनिया को संदेश दिया गया कि भारत किस स्थान पर खड़ा है। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। दीपक बोरा पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ अपने हमेशा की तरह अनुभव साझा करते हैं और आज भी उनका अनुभव हमें मिलेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। दोनों के अनुभव को हम आज साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों मेहमानों का। सर दीपक जी, शुरुआत आपसे करते हैं। और सबसे पहले, चूंकि चीन से चुनौती और भारत की रणनीति, इस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं। चुनौती क्या है और उस पर क्या अब तक जो रणनीति हुई उसके बारे में हम सोढ़ी साहब से भी जान लेंगे। आप चुनौतियां बताइए। आभारी हूँ कि आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है PM जैसे। और फिर आप कर्नल सोढ़ी साहब को बुला दें तो हाईली डेकोरेटेड सोल्जर है और इनकी बहुत इज्जत मैं करता हूँ। एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ, मैंने चीन में सुनी थी कर्नल साहब। तो एक किसान दौड़ा हुआ जाता है अपने लीडर के पास, कहता है कॉमरेड पिंग पोंग, हमारे पास इतने आलू हैं कि एक दूसरे के ऊपर दूसरा रखे तो वो भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो पिंग पोंग कहता है अरे क्या बोल रहा है, भगवान तो है ही नहीं। तो किसान कहता है फिर आलू भी तो नहीं है। तो ये कहानी है इस देश की जिसपे कोई नहीं भरोसा करता है, हम बिल्कुल नहीं करते। डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधी बात कही है कि नॉर्मल रिलेशंस नहीं होंगे विद चाइना जब तक कि बॉर्डर इशू सेटल नहीं हो जाता। सीधी सी बात है सर। मैं तो 1962 में अनाथ हुआ था
तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा उस टाइम के बारे में। 11 साल की मेरी उम्र थी, मेरा परिवार बिखर गया था। इतना जरूर कहूंगा कि हमारे सामने आज जो चुनौतियां हैं सर, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कर्नल साहब मुझसे बेहतर समझते हैं। एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते अगर वो एक दूसरे के वैरी हो। हमने शुरू से दोस्ती के बारे में बात की है कि हमारा जो स्थान है एशिया में या विश्व में, हम उसको हासिल करना चाहते हैं। चीन को बहुत आग लगती थी जब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हमसे पंगा ले, तो फिर वो भाई भाई की कहानी शुरू कर देता था और पंचशील और क्या क्या की बातें करता था हमारे साथ। लेकिन जब उसको लगा कि अब मैं थोड़ा शक्तिशाली हो गया तो वो सब वादे अपने शांति के भूल गया। दूसरी चीज, चीन की अपनी इंटरनल सिचुएशन इस समय इतनी खराब है, प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, उसकी इकोनॉमी टैंक कर रही है। कोविड का तो आप जानते हैं, डिंगलिंग साहब ने खुद ही कहा कि 80% जो नागरिक हैं चीन के, उनको इस महामारी से असर पड़ा है, शायद पीड़ित हैं इससे। जब उसकी इंटरनल सिचुएशन खराब होती है, ये एक चुनौती है हमारे सामने। हमारा तजुर्बा बताता है 62 में आपको मालूम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुई थी, 5 करोड़ चीनी मर गए थे, हम पे हमला किया, उसके बाद और समस्याएं हुई, फिर सोवियत संघ पे हमला किया, उसके बाद और दिक्कत हुई, फिर वियतनाम पे हमला किया। तो जब भी उनकी अपनी इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब होती है जैसे अब है, वो कुछ ना कुछ बाहर करने की कोशिश करते हैं, लोगों का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने का। और तीसरी जो हम देख रहे हैं सर, जो हमारी उभरती हुई छवि है पूरी दुनिया में सर, बहुत से पढ़े लिखे लोग, मेरे टीचर थे यूएस में जब मैं स्टैनफोर्ड में था, वो यही कहते हैं कि ये भारत का दशक नहीं है, ये भारत की शताब्दी है। चीन ये चीजें सुन के सड़ जाता है। ये 3 चुनौतियां हैं। प्रिवेंट द राइज ऑफ इंडिया, किसी हद पर हमारी इंटरनल सिचुएशन पे हमला करो और हम शहंशाह हैं और भारत को ट्रिब्यूटरी स्टेट बनना पड़ेगा। अब ये भारत बदल चुका है, इसे स्वीकार नहीं कर सकते हम लोग। ये 3 चुनौतियां हैं और जवाब तो आप जानते हैं। डिप्लोमेटिकली चाइना आइसोलेटेड है, मुंह नहीं खोल रहा अपना सर। मिलिटरिली तो कर्नल सोरी जैसे जांबाज भारत के बेटे हैं, उन्होंने ठोक ठोक के चीन को सही कर दिया है। और पॉलिटिकली, क्योंकि हम एससीओ के चेयरमैन हैं और G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, चीन अब थोड़ा सा शांत होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ईर्ष्या है सर, और ईर्ष्या जेलसी बहुत पावरफुल फैक्टर होता है, जो ईर्ष्या है भारत के प्रति, उसको जब तक वो थूक नहीं देगा, मुझे नहीं लगता वो थूकेगा, तो ये स्थिति हमारी उनके साथ चलती रहेगी। हम सतर्क हैं और चीन भी ये जानता है कि अब भारत सतर्क है। अच्छे लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब, चूंकि 3 चुनौतियां बता दी हैं, सुरक्षा के लिहाज से सेना को काफी सतर्क होने की जरूरत है। और ये भी कहा गया कि बहुत सारे ऐसे सख्त फैसले लिए गए जिस पर सेना ने भी कहा कि ये फैसले अगर पहले होते तो हम शायद तस्वीर और पेश कर सकते थे, दूसरी तस्वीर होती भारत की। लेकिन फिलहाल जो फैसले लिए गए उस आधार पर और जो अपग्रेडेशन हमारे पास हुआ है उस आधार पर हम कितना सक्षम हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए। जय हिंद रविंदर जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं अपने न्यूज चैनल में विख्यात पैनलिस्ट के साथ हूं। 1962 में जब भारत चीन से हारा तो वो भारतीय सेना की हार नहीं थी, वो राजनीतिक हार थी, क्योंकि वही भारतीय सेना 3 साल बाद पाकिस्तान को हराया 1965 में और 1971 में पाकिस्तान को फिर से हरा के बांग्लादेश एक नया राष्ट्र खड़ा किया। 1962 में हमारी कई गलतियां हुई। सबसे पहली थी कि हमने वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया। हमने फौज के जो टॉप जनरल्स थे उसमें बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। GOC 4 कोर ऐसे ऑफिसर तैनात हुए जो AC के थे, जिन्हें ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, और इसका खामियाजा हमें 1962 में भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी समझ गई, हमारे मिलिट्री लीडर्स भी समझ गए कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। कई साल तक हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स थे वो एक स्लो स्पीड पे चले। उसके कई कारण थे। भारत इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं था, हमारी सोच विचार तब तक और भी ठीक नहीं हुई थी। लेकिन पिछले तकरीबन 1 दशक में हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। उसने रियलाइज कर लिया कि चीन को अगर जवाब देना है तो हमें सैनिक शक्ति से ताकतवर होना पड़ेगा। रविंद्र जी, हमें याद होगा 1998 में भारत के तब के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है। उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें अपना यह बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस का यह बयान बिल्कुल सही था। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, भारतीय सेना ने सबसे पहले अपनी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को और अच्छा
खड़ा किया है और अभी जादी सेना LAC पे तैनात है। दूसरा, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी डिले हुई थी, चाहे रोड्स बनाने में, चाहे हैबिटेट बनाने में, वो हम स्पीड से बना रहे हैं। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत इतना सफल हुआ है कि आज भारत दुनिया का टॉप 23 देशों में जो हथियार बना के एक्सपोर्ट करता है 79 कंट्रीज को। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा हमने जो सक्सेस देखा वो बाकी क्षेत्रों में देखा, डिफेंस में भी देखा। डिफेंस में इसका महत्व इसलिए होता है कि कल अगर लड़ाई छिड़ जाती है और कोई भी देश जिसे हम इंपोर्ट करते हैं वो हमें हथियार या उसके स्पेयर पार्ट या असला बारूद नहीं देता है, तो हमारी सैनिक शक्ति में थकावट आती है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत से हमें यह दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम हर हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेके AK-203 असॉल्ट राइफल तक हम अब भारत में बना रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, भारत की सैनिक शक्ति में पिछले 10-12 साल में बहुत इजाफा आया है। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा कि हमें सिर्फ चीन के साथ ही सतर्क नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ भी और हमें टेररिज्म के साथ भी। अगर अगली लड़ाई भारत पे होगी तो वो 2.5 फ्रंट पे होगी। चीन भी एक वक्त पे हमला करेगा, वहां से पाकिस्तान करे, और अंदर आतंकवादी तो हमें तंग करेंगे ही। इस वक्त भारतीय सेना पूरी सक्षम और सार्थक है 2.5 फ्रंट लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, एक कुछ सवाल और भी पूछने हैं। दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे। द इंडिया वे, ये किताब है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, और 8 चैप्टर उन्होंने इसमें दिए हैं। 8 चैप्टरों में उन्होंने अलग अलग बात कही और विदेश नीति जो भारत की है उसके बारे में जनता को अवगत कराने की भी बात की कि कम से कम लोग भी जाने कि भारत की विदेश नीति क्या है, ताकि जब हम निर्णय लेते हैं तो उनकी समझ में आ सके। इसके साथ साथ उन्होंने इस 8 चैप्टर में जो शुरुआत की है उसमें 2 नवाबों की ओर से शतरंज खेलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अवध को खोने के बारे में बताया, उस दौर के। दूसरा चैप्टर जो उन्होंने दिया है उसमें वैश्वीकरण और इससे उत्पन्न चुनौतियों के बारे में बताया। तीसरा चैप्टर जो उन्होंने दिया है दिल्ली के सिद्धांत जो पारंपरिक रूप से परिभाषित है उसके बारे में बताया है। चौथा चैप्टर चूंकि हिंद महासागर में भारत की उस स्थिति और प्रभाव को भी दर्शाया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहां खड़ा है उसको लेकर बताया। लेकिन चीन से चुनौती है, इस बात को दरकिनार उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अगर हम सिर्फ चीन की तरफ देखेंगे तो जो दूसरी तरफ से चुनौती आएगी, ऐसा तो नहीं हम उसको दरकिनार कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ ध्यान रखना है सुरक्षा के लिहाज से। अभी कर्नल सोनी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि 2 तरफ तो हम लड़ेंगे, और ये जो हाफ वॉर है आतंक की, मैं समझ नहीं पाता क्या है, इसको जूते 4-6 मार के भगा देंगे यहाँ से। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मेरा निर्माण इस देश में 1951 में हुआ था। मेरी 71 साल की उम्र है। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, एक्साइटमेंट था, हैप्पीनेस था, एंटिसिपेशन था, थोड़ा डर भी था। उस समय की मैं आपको हकीकत बता देता हूँ सर। जब हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ताकत की बात करते हैं, उस समय 92% भारत के निवासी गरीब रेखा के नीचे रहते थे। इलिटरेसी 90% और 1% से कम हमारी बहनें, बेटियां, पत्नियां वर्कफोर्स में होती। और हमारी फिलॉसफी क्या थी? फेटलिज्म। अरे ये तो होना ही है। हमारी ग्रोथ बहुत कम थी, इंसर्जेंसी थी, बहुत कुछ हो रहा था। वो तो आप सब जानते हैं, मैं भी उसको जानता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने प्राण त्यागूं, हम लोग गरीबी को खत्म कर चुके होंगे, लिटरेसी को खत्म कर चुके हैं, और जेंडर इक्वालिटी में कहां से कहां हम पहुंच गए होंगे। चीन की समस्या ये है, और जो जयशंकर साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, मुझसे कई बार मेरे चीनी दोस्तों ने कहा, वो नहीं जो चीन में रहते वो तो मुंह नहीं खोल पाते, लेकिन दूसरे देशों में, कि सारे एशिया को हम निगल जाते हैं, लेकिन आप हिमालय की तरह एक चट्टान बन के हमारे सामने खड़े हैं। हमारे जितने इरादे थे, ये जो बाकी ये बेल्ट एंड रोड और ये वो जितना कुछ है, वो सब कुछ आपने नित्य नाबूद कर दिया, आपने खत्म कर दिया उसको। क्योंकि अब तो सारी दुनिया कह रही है कि सब बकवास है, आप तो हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने एक बार कोशिश भी की थी कि हम उसको स्वीकार करें, लेकिन हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम ऐसे चाल में नहीं फंसने वाले। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी किताब में लिखा, वो बिल्कुल सही कहा है सर, कि शुरू में जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत हमारी कमजोरियां थी, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, हम अपने आप को अब एशिया में, सर ये बहुत जरूरी है, एशिया में लिमिट नहीं कर रहे, अब हम विश्व स्तर पर पहुंच रहे हैं। और दोनों हमारे जो पड़ोसी हैं, एक तो वो जो भी उसका नाम है आपके पश्चिमी तब, जो हमेशा आतंक का सहारा लेता है, उसको भी बहुत इससे नाराजगी है, और चीन को भी बहुत नाराजगी है। लेकिन सारी दुनिया चाहती है कि एशिया में अगर स्थिरता लानी है, अगर चीन को काबू रखना है, तो एक ही देश कर सकता है, वो है भारत।
सर 400 साल पहले आपने नाम सुना होगा चाणक्य का। जी। जब चीन हमें कहता है ना कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, तो उसने क्या कहा था, मुझे हमेशा वो याद आता, मैं तो उसकी चाणक्य नीति रोज पढ़ता हूँ। उसने कहा था कि एक फॉल्स फ्रेंड, एक धोखेबाज दोस्त एक दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, और झूठे को अपना दोस्त कभी मत बनाओ, क्योंकि झूठा जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता, पूरी दुनिया में ना आज तक कभी हुआ है। यही चीज मैं समझाता हूँ, लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि इस देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ इसके डीएनए में। फाइनली सर, एक बहुत अच्छी फिल्म थी, आपने भी देखी होगी, जनरल साहब ने भी देखी होगी। फिल्म का नाम था पैटर्न, वो अमेरिकी जनरल जिसने दूसरे विश्व युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो उसमें एक जो फिल्म है पैटर्न, उसमें जब वो जनरल अर्वन रोमेल जो जर्मनी के थे, उनके टैंकों को उड़ा रहा होता है बैटल ऑफ ट्यूनिस में, उसने अपने अमेरिकन ने अपने टैंक्स ऐसी जगह रखे होते हैं कि धड़ाधड़ जर्मन टैंक्स को उड़ा रहे होते हैं। और उस समय ये जॉर्ज पैटन एक चीज कहते हैं जो मुझे हमेशा याद रहती है, क्षमा कीजिएगा कुछ कठिन भाषा में ये कहते हैं, इट्स नॉट वेरी पोलाइट लैंग्वेज। तो उसमें जनरल पैटन अंग्रेजी में कहते हैं कि रोमेल यू मैग्निफिसेंट बास्टर्ड, मैंने तेरी किताब पढ़ ली है, मैं तुझे समझ गया हूँ। आज सारी दुनिया चीन को समझ चुकी है सर, चीन को भारत ने बहुत हद तक निवस्त कर दिया है। कई कहावतें ऐसी होती है ना दीपक बोहरा जी, कि उन कहावतों और हकीकत में थोड़ा फर्क हो जाता है। हालांकि इंडिकेशन होता है और बहुत सटीक इंडिकेशन होता है कहावतों के जरिए। अब हर कोई जानता है कि एक जंगल में एक शेर एक कहावत के तौर पर, लेकिन जंगल में कई शेर रहते हैं, हम ये भी जानते हैं। लेकिन जब हम सबसे बहादुर एक ही होता है जी, वो तय होता है। लेकिन जब हम यही फर्क हो जाता है इंसान में और जानवर में। जब हम समाज की बात करते हैं तो इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और हर तबके को साथ लाने की कोशिश करता है। और भारत हमेशा ये संदेश देता रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। वैश्विक स्तर पर जब हम बढ़ते हैं तो अभी G20 की भी आपने बात की कि सारे लोग बैठकर ये देखते हैं कि कहां पर क्या हो सकता है, किसका कहां फायदा हो सकता है, और इस फायदे को लेकर हम एक मंच पर आते हैं और फायदे नुकसान की बात करते हैं। यहां पर जब इस मंच पर हम बैठते हैं तो ये तो एक भारत के पास एक अच्छा मौका है कि इस मंच से बहुत कुछ कह सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन वहां पर हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में हमें निर्णय भी लेना है और लड़ना भी नहीं है, क्योंकि कूटनीति तो यही कहती है कि दबाव में तो हम ले सकते हैं, लेकिन सीधा युद्ध तो किसी के लिए भी नुकसानदायक होगा। और जब दूसरा हम पे युद्ध करता है, हम पे आक्रमण करता है जवाब, तो उसका डट के हमको देना पड़ता है। ये कहाँ की पॉलिसी है कि वो हमको मार रहा है, हम कुछ ना करें। जो G20 की आपने बात की है सर, मानता हूं कि एक ही साल के लिए है, लेकिन क्या कहा है हमने कि हम चाहते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट। जिन लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती वो हम चाहते हैं सुने। सर G20 क्या चीज है? 20 देश है जिनकी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। G25 क्यों नहीं है? G30 क्यों नहीं है? G40 क्यों नहीं है? G100 क्यों नहीं है? 20 ही क्यों? सोचे इसके बारे में सर, क्योंकि हमने लिए थे सबसे प्रभावशाली देश जब 2007 या 8 में इसकी स्थापना हुई थी और अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि एक और संस्था होती थी, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, कर्नल साहब आप भी जानते थे, कोई यूनाइटेड नेशंस के नाम से कोई संस्था होती थी। आजकल तो शायद वो है या नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, सोती रहती है सारा वक्त। तो G20 ये भूमिका निभाएगा सर। और आप ये बात समझनी है कि एक बार हमने मार्ग एक चुन लिया है, जो भी हमारे बाद उसका अध्यक्ष बने उसके लिए दूसरा मार्ग लेना बहुत मुश्किल होता है। जब हमने कहा वी आर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, अभी ग्लोबल साउथ का वर्चुअल समिट हुआ था, हमने उन लोगों से कहा, कुछ देश जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे दुनिया ने, हमने उनसे कहा आप क्या चाहते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता, आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। ये भारत की ताकत है सर। मैं तो डिप्लोमेसी में 50 साल हो गए, जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, तो वो आप पे भरोसा करते हैं। जी सोढ़ी साहब, बहुत सारी चुनौतियां अगर देखा जाए पहाड़ी इलाकों में आ रही हैं वर्तमान समय में, क्योंकि हम सेना को मजबूत करने के लिए कई ऐसी टनल्स बना रहे हैं, अपना जो साजो सामान है वो ले जाने के लिए हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। उसने कई नई चुनौतियों को भी जन्म दिया जो पहाड़ी इलाकों के लिए बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। क्या लगता है कि हमको अभी और होमवर्क करने की जरूरत है और कई महत्वपूर्ण रास्ते ऐसे हैं जो चुनौतियों से भरे हैं, उन पर काम करने की जरूरत है, ये दिक्कत दे सकती है? जी, पहाड़ियों में लड़ना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, क्योंकि ये सैनिक पढ़ाई में भी सिखाया जाता है कि यदि आप एक मैदानी इलाके में लड़ाई लड़ते हैं तो अटैकर और डिफेंडर का रेशो 1:3 होता है, लेकिन पहाड़ी इलाके में डिफेंडर और अटैकर का रेशो 1:9 होता है। हमने देखा कि कारगिल युद्ध में कुछ 100 सैनिक आए थे पाकिस्तानी, जिन्होंने हमारी हाइट्स को ऑक्युपाई किया और हमें काफी बड़ी फोर्स लगानी पड़ी थी, क्योंकि
पहाड़ की लड़ाइयां बहुत मुश्किल होती हैं और पहाड़ की लड़ाइयों में प्रिपेयर करने के लिए भी चुनौतियां बहुत होती हैं, क्योंकि जो वहां पे रोड्स होती हैं बहुत कम होती हैं, क्योंकि पहाड़ों की अलाइनमेंट ऐसी होती है। दूसरा, जो फोर्सेस को स्विच करना होता है एक एक्सेस से दूसरे एक्सेस, उसमें काफी वक्त लगता है। और तीसरा, वहां का जो मौसम होता है वो बहुत ही खराब होता है, चाहे वहां पे पूरे भारत में अगर वहां गर्मी है तब भी वहां बर्फ पड़ती है, और ठंड के मौसम में तो जो टेम्परेचर -20-30 डिग्री तक पहुंच जाता है। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊंगा, फिर आपके जवाब का क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि मैं एक पोस्ट पे था जहां पे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बॉर्डर पे पोस्ट पे था, जहां पे 2 दिन 2 रात लगते थे नीचे आने के लिए, एक बस पकड़ के घर जाने के लिए। तो 2 दिन 2 रात दिन रात चलना पड़ता था, वहां पे इतनी बर्फ होती थी, वहां कोई गाड़ी नहीं आती थी। अब ऐसे टेरेन में अब हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत सफर करती है, बहुत स्लो होती है, और उसके लिए एक भारतीय सेना में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बीआरओ कहते हैं। बीआरओ काफी दशकों से बॉर्डर के ऊपर रोड्स बना रही है और पिछले कई सालों से उसको काफी फंड मिले, जिससे कि जो रोड्स बनने की स्पीड है हमारी उसमें बहुत तेजी आई है। दिसंबर 1991 में जब मैं कमीशन होकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बना, तब नॉर्थ ईस्ट में कोई भी पोस्ट पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सिर्फ एक जवान, एक सैनिक गुवाहाटी ये तक सवाल पहुंचता मैंने था, लेफ्टिनेंट उसके कर्नल आगे- सोढ़ी साहब इसलिए पूछा क्योंकि अभी जो काम चल रहा है उसकी वजह से कई जगह दरारें आई हैं। तो मान लीजिए अगर एक मार्ग, कोई महत्वपूर्ण मार्ग बाधित होता है तो उसके लिए भी हमने कोई रणनीति बना रखी है, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल रविंद्र जी, जहां जहां पे ये जो ये हमें ब्लॉक्स आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उस ब्लॉक्स को निकाला जाता है, क्योंकि देखिए जब हम पहाड़ में रोड बनाते हैं तो वहां पे भी कुछ गांव बसे हैं, वहां के लोग भी नेटिव लोग हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, स्टे ले आते हैं। तो ये जो चीजें, ये पूरा प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी जो स्पीड है बॉर्डर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो पिछले 1 दशक में बहुत बढ़ गई है और काफी तेजी से हमारे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स बनाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम अहम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो चुनौतियां हैं उसके लिए भारत सरकार और भारत की सेना तो सतर्क है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब पुस्तक कोई आती है या कोई बात कही जाती है और जनता की भी वो समझ में आती है, तो वहां पर एक विचार, एक मंच पर हम आ जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि देश के लिए कौन सी चीजें बेहतर है जिससे सरकार निपटने की कोशिश कर रही है और जनता का सहयोग उसमें क्या होना चाहिए। और यही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है कि जब सब एक मंच पर आ जाते हैं, एक पटल पर आ जाते हैं, जब सबकी सोच एक हो जाती है, तो हम किसी भी बड़े से बड़े खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और भारत सदियों से इस पहचान को लेकर दुनिया के सामने आता रहा है कि जब भी कोई विपत्ति आई है, भारत हमेशा एक हो गया और मजबूती से उस विपत्ति का सामना किया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।